Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. Good evening, everyone. This is Mohammed Sharif, and I just welcome you to the orientation class of English essay. हम बेच फिफ्थ rather sixth नहीं बेच नंबर जब वो सिक्स शुरू करें. Let me just edit it now. हम बैच नंबर 6 शुरू कर रहे हैं और उसकी जो बाज़ाब्ता क्लासेस होंगी वो कल होंगी, लेकिन दिस इज जस्ट एन ओरिएंटेशन. सो वी ऑलरेडी हैव माशाल्लाह मोर देन 87 ओके अराउंड 90 पार्टिसिपेंट्स वी ऑलरेडी हैव. तो हम फिर ओरिएंटेशन शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. अच्छा, हम ओरिएंटेशन के लिए कुछ जो बुनियादी उसूल हैं उनकी तरफ लेके चलते हैं. तो सबसे पहले तो कैन एनीवन जस्ट क्लैरिफाई कि एम आई ऑडिबल और नॉट? अखलाक अहमद ब्लो, सैयद एजाज बुखारी, सिफ्तैन, एनीवन, am I audible? Am I properly audible? In case yes, then we are going just now. Okay, am I audible? Walaikum assalam. Good to see you. Thank you, Tawqir. Thank you, Tawqir, my friend. I think I am audible. Thank you, Asif Nawaz, for clarifying that. Since I'm audible, so here we go without any further delay. So again, yeah, I just welcome to all of you in English essay session for CSS 2021. This is page number 6 for English essay online. उससे पहले हम 4 पेज 4 मुकम्मल हो गई. 5th is in progress. Hopefully वो इस weekend तक खत्म हो जाएगी. So this batch starts from now and from the moment we speak. हम इस सेशन में किन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे? बुनियादी तौर पर ये जो सेशन हम रख रहे हैं आज का, दैट इज अबाउट द एसे राइटिंग, CSS एसे राइटिंग, द गुड, द बैड, द अगली पार्ट. और इसमें हम बात कर लेंगे जिन ऑब्जेक्टिव्स की. लेट्स मूव ऑन टू देम. लेकिन सिंस दिस इज अवर मे बी द सेकंड इंटरेक्शन, आई मस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि दिस इज मोहम्मद शरीफ कल्लोडो and I've recently qualified CSS. I've at the same time qualified PMS as well and have been serving as a PMS officer at this government. और CSS में जो है वो मैंने 26 position ली, 3rd in 26th in Pakistan and have been allocated in prestigious police services of Pakistan. तो इस क्लास में हम जिन चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करेंगे, let's analyze them now. आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम बात करेंगे एक तो इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर के बारे में कि भाई इस पेपर में बुनियादी तौर पर एस्पायरेंट्स को क्या मसाइल होते हैं और उन मसाइल को हल कैसे करना है इन द लाइट ऑफ द एग्जामिनर रिपोर्ट. सेकंड, चूँकि ओरिएंटेशन इज प्राइमरली डिजाइन फॉर इंग्लिश एसे, तो अक्सरियत हमारे एस्पायरेंट्स की जो है वो 97% जो लोग हैं वो एसे में फेल होते हैं. लोगों के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसे की तैयारी कैसे करें, ऐसे के बारे में पढ़ें क्या, ऐसे की असेसमेंट कैसे कराएं, और ऐसे के जो बुनियादी माखज़ हैं, बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, और एग्जाम रूम की जो डायनामिक्स हैं वो क्या हैं. तो हम इंग्लिश ऐसे के बारे में कुछ खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और वो मैं इसलिए भी करूँगा आपके साथ बिकॉज विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव क्वालिफाइड एसे थ्राइस एंड दिस इज समथिंग जो कि खुदा बहुत कम लोगों को जो है वो इससे इतनी बड़ी खुशी से जो है वो नवाजता है. इन 2018 विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई कुड स्कोर मोर देन 50 मार्क्स, 52 मार्क्स जो है वो मैंने स्कोर की इंग्लिश एसे में. CSS 2018. I just failed in Islam by 3 numbers. Well, that happens. In PMS 2018, again, I have been allocated and I qualified essay. And again, in CSS 2019, I qualified essay. At the same time, अगर हम English composition की बात करें तो in 2018, I could score some 64 marks in English composition paper CSS 2018. और 2018 के PMS के composition के पेपर में I could score 78 marks, जो कि बहुत unusual होता है. मेरा नहीं कहना ये कि that is impossible, लेकिन ये कि ये कदरे एक जो है वो मेहनत जो है वो डिमांड करता है आपसे. एंड कीपिंग अप द सेम ट्रेंड, और 2019 के कंपोजिशन पेपर में अगेन विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द प्रेयर्स एंड विशेस ऑफ द वेल विशेस, आई कुड स्कोर 58 मार्क्स इन कंपोजिशन. तो लास्ट सेशन जो हमने रखा था तो उसमें काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स थे, उनके सवालात थे कि सर हम अंग्रेज़ी कैसे तैयार कर लें. तो मैंने उन सबके साथ प्रॉमिस किया था कि भाई मैं अंग्रेज़ी कंपोजिशन और एसे के बारे में एक सेशन प्लान कर रहा हूँ जिसकी वेडनेसडे को ओरिएंटेशन होगी. माशाल्लाह मोर देन 160 एस्पायरेंट्स आर विद अस नाउ.
सो here we go कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं बातें। यार आप देख लें कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमारा इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर है उसके बारे में कि इसके जो मसाइल हैं वो क्या हैं क्या नहीं है, और उसके बाद फिर हम जो गुफ्तगू का आधा हिस्सा है वो देंगे इंग्लिश ऐसे कि उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे हम उनकी तरफ आएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो पॉइंट है कि जो इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर है उसकी हम इस बात से शुरू कर लेते हैं कि यार इस पेपर में एग्जामिनर आपको फेल नहीं करता उस वक्त तक जब तक आप खुद ना चाहें कि आपको फेल किया जाए। By this we mean that the dynamics of English composition paper are very open, transparent, and particularly apparent, in which failure is not an option, it is a choice. So choose wisely. I would show to you how. फिर सवाल पैदा होता है कि यार इंग्लिश ऐसे में मेजॉरिटी फेल होती है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट व्हाई डू मेनी कैंडिडेट्स फेल इन इंग्लिश कंपोजिशन। अगर मैं रिकॉर्ड की बात कर लूं तो 2018 वाहिद साल था जिसमें इंग्लिश एस और कंपोजिशन में ज्यादा लोग पास हुए। इस साल कोई मेरे ख्याल से 1600 लोग पास हुए हैं आउट ऑफ अराउंड 15,000 एस्पायरेंट्स हु अपीयर्ड इन CSS 2019। 2018 में भी कोई बहुत बड़ा रेशो नहीं था, 2600 लोग थे जो कि इंग्लिश कंपोजिशन में पास हुए थे, उससे ज्यादा नहीं हुए थे। 2017 में देयर वाज रुथलेस रिजल्ट और उसमें कोई हार्डली 1200 के करीब जो है वो इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर में लोग पास हुए थे। तो माय पॉइंट इज कि यार इंग्लिश कंपोजिशन का जो पेपर है वो अक्सर लोगों को एक ना बड़ी नाइटमेयर बन चुका हुआ है। अब उस नाइटमेयर को कैसे जो है उससे जान छुड़ाई जाए। अब पर्टिकुलरली से टू ऑल द एस्पायरेंट्स दैट द ओनली वे यू कैन ओवरकम fear is to face it। आप खौफ इसको निकाल लें कि इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर ऐसे के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कहाँ फेल होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कंपोजिशन के पेपर में बिल्कुल ये सारी चीजें आपके हाथ में हैं। अगर आप अपनी तैयारी को सही तौर पर आर्टिकुलेट कर लें तो इट वुड बी इजियर। क्यों ज्यादातर लोग फेल होते हैं, पहले तो हम इस बात को एनालाइज करते हैं। अक्सर जो एस्पायरेंट्स की है CSS की जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल होती है, पर्टिकुलरली कंपोजिशन के पेपर में, एग्जामिनर रिपोर्ट और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअली स्कोरिंग हाई इन इंग्लिश कंपोजिशन पेपर फॉर 3 लॉन्ग इयर्स, मेरी असेसमेंट ये है कि सबसे पहली जो गलती अक्सर एस्पायरेंट्स की करती है वो ये है कि दे जस्ट फोकस ऑन वोकैबुलरी रादर देन रीडिंग स्किल्स। अब ये मसला क्या है, आप इसे सुन लें। अक्सरियत का ख्याल ये होता है कि अगर हमने वोकैबुलरी के फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है 20 नंबर, उनमें कोई 15-16 नंबर ठीक कर लिए तो हमारे लिए बाकी चीज़ों को करना बड़ा आसान हो जाए, मतलब उनको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि आपके जो वोकैबुलरी है दैट इज़ वेरी अनरिलायबल पार्ट, आप उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। एन मुमकिन है कि आपके 20 नंबर ठीक हों, एन मुमकिन है कि आपका 1 नंबर भी ठीक ना हो। सो ऐसी सूरत हाल में एक वर्ड भी अगर आपका ठीक ना हो तो आप कितनी भी जीआरई की वोकैबुलरी याद कर लें, आप कितने भी रट्टे ही क्यों ना लगा लें, कंपोजिशन के ऊपर यू कांट एक्चुअली रिलाई। What you should be doing is कि you must focus on writing skills। Writing skills में आपकी passive writing comprehension आ जाती है, फिर आपकी translation आ जाती है, even मैं आपको कहूँ कि आपके जो grammatical portion है वो भी इसमें included है। सेकेंड चीज ये कि मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट्स लैक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश कंपोजिशन पेपर। और अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कंपोजिशन का पेपर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है उसका ग्रामेटिकल पोर्शन, दूसरा है उसका क्रैमिंग वाला पोर्शन, और तीसरा है उसका जो कि आप कह सकते हैं स्किल बेस्ड पोर्शन। तो हम में से अक्सर है जो है वो क्रैमिंग वाले पोर्शन को बड़े जबरदस्त तरीके से कर लेती है, बट व्हेन इट कम्स टू दी स्किल बेस्ड पोर्शन उसमें बिल्कुल उनका काम नहीं होता। करेक्शंस लोगों ने रटी रटाई की होती हैं जिनका कोई मतलब आउटपुट नहीं होता। नरेशन लोग आखिरी दिन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशन का लोगों को पता नहीं हो रहा होता। तो ऑल दीज बेसिकल इश्यूज कम along the way and actually become the great hurdle in your progress. Next is कि there is very little emphasis on the practice। हमारे एस्पायरेंट्स काफी ऐसे हैं जो कि एग्जाम रूम को के जो प्रेशर है उसको कॉप अप नहीं कर लेते।
rather than controlling the paper, they are controlled by the paper. यानी कि बजाय इसके कि वो पेपर के ऊपर डोमिनेंट हो जाए, पेपर उनको डोमिनेट कर लेता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि वो कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट नहीं देते, टेस्ट सेशंस में अपीयर नहीं होते, या ये भी हो जाता है कि यार वो तमाम तरह एस्पायरेंट्स कंटिन्यूस 3 घंटों में बैठ कर जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते। और यही वजह है, आप अक्सरत एस्पायरेंट्स की जो कि यहाँ पे सुन रही है वो देख लें कि अक्सरियत के 2 से 3 क्वेश्चंस रह जाते हैं कंपोजिशन के पेपर में। किसी की नरेशन रह जाती है, किसी की ट्रांसलेशन रह जाती है, किसी की पंक्चुएशन रह जाती है, किसी का कोई और सवाल रह जाता है, किसी की प्रेस ही अच्छी होती है तो उसकी कॉम्प्रिहेंशन के 2 से 3 सवाल रह चुके होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जैसे 2019 की थोड़ी सी कंपैरेटिवली टफ रीडिंग ऑन कॉम्प्रिहेंशन दी, तो ऐसी सूरत हाल में अक्सरत ने वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो सवाल आते हैं उनको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं किया और एट द एंड ऑफ द डे अपना ही नुकसान कर लिया। सो योर एबिलिटी to attempt all the questions in exam room is something that is particularly important when it comes to your composition paper. Last but not the least ये है कि जिसको मैं अगर आपको कहूँ, your inability to attempt all questions in exam, जो कि इस बात से relevant है, इस बात से जुड़ी हुई है। ओके, स्लाइड आ रही नजर, थैंक यू। तो ये 4 बुनियादी मसाइल हैं जिसकी वजह से काफी सारे एस्पायरेंट्स हैं हमारे जो वो फेल होते हैं। अब फिर इस चीज को ओवरकम कैसे किया जाए, कंपोजिशन के पेपर को तैयार किस तरीके से किया जाए ताकि आप इस पेपर में ना सिर्फ पास हो जाएं बल्कि आप इस पेपर में यूं समझ लें कि अच्छे स्कोर कर लें, क्योंकि असल बात है यार स्कोर करना, बाकी तो चीजें वक्त के साथ देखे ना हो ही जाती हैं। अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें ना कि आप इस कंपोजिशन के पेपर को किस तरीके से हल कर सकते हैं, पहली ये है कि यार आप उसे समझ लें कि दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट फेजेस, ग्रामेटिकल पोर्शन, क्रैमिंग पोर्शन एंड द स्किल बेस्ड पोर्शन, जिसमें ग्रामेटिकल 25, क्रैमिंग 35 और स्किल बेस्ड पोर्शन 40 नंबर का है। अब इसको अगर हम और थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट कर लें और इसको मैं और अगर आपको जूम इन करके दिखाऊं, तो ग्रामेटिकल पोर्शन जो हमारा 25 मार्क्स का है उसमें आपकी 5 नंबर की करेक्शन आती है, 5 नंबर की नरेशन आती है, पंक्चुएशन और ट्रांसलेशन। आपने जब तैयारी करनी है ना कंपोजिशन के पेपर की, तो आपने स्टार्ट लेना है ग्रामेटिकल पोर्शन से। जब आप इस पोर्शन के साथ अपनी तैयारी का स्टार्टअप लेंगे, आप यकीन कीजिए कि आपके लिए तैयारी आसान हो जाएगी। काफी सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनकी महज क्लॉज एनालिसिस की गलतियां जाती हैं, उनसे करेक्शन एग्जाम रूम में नहीं हो पाती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि हमारे अक्सर एकेडमीज 500 सेंटेंसेस जो है वो पब्लिश करके लोगों को देती हैं एस्पायरेंट्स को, और एस्पायरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि यार मैं इन 500 सेंटेंसेस में एक भी गलती नहीं करता। यार सवाल पैदा होता है कि क्या उन 500 सेंटेंसेस में ही सेंटेंसेस आएंगे? My point is that it is not important to cram certain sentences. It is important to know the rules of the game. कि यार ये बुनियादी तौर पर करेक्शन के जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या है, वो आपको पता होने चाहिए। और आपने काम इस तरीके से करना है कि करेक्शन का पार्ट आपने पहले कर लेना है। जैसे नाउन आपने सिलेक्ट कर लिया, आप उसके पहले 1-2 दिन रूल्स पढ़ लें, 1-2 किताबों से पढ़ लें, कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद फिर आप 2 दिन उसकी प्रैक्टिस कर लें। आप उसके लिए मल्टीपल किताबें रेफर कर सकते हैं। बुनियादी बुक आप पढ़ लें, टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय आफ्ताब अहमद। सेकंड आप किताब पकड़ सकते हैं रैनन मार्टिन की। फिर आप लॉन्ग मैन की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से भी पढ़ सकते हैं। ज्यादा अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो एक इंडियन ऑथर है एस.पी. बख्शी, उसने क्या किया है कि तमाम तर किताबों को कंपाइल करके एक किताब बनाई है इंग्लिश कंपोजिशन के लिए। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पॉसिबल, द बेस्ट एवर बुक दैट एटलीस्ट आई हैव गॉन थ्रू, कि कंपोजिशन के पेपर में आप बिल्कुल जो है वो आंखें बंद करके अपीयर हो सकते हैं। तो आपने इस तरीके कहाँ से करेक्शन करनी है, यानी कि एक तरीका आप सीखें चीजों का। जैसे शेक्सपियर ने कहा था ना कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू गिव मैन अ फिश, टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश। और यहाँ से फिश से हमारी मुराद ये कि टीच यू द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर फॉर्चून्स। उसके बाद है नरेशन वाला क्वेश्चन। ये आप पहले जो है वो 1-1.5 महीने में दोनों चीजों को इकट्ठे लेके चलें। मतलब 1 महीने में आप ये पहले ए और बी वाली सारी चीजें कर लेंगे। फिर आप पंक्चुएशन और ट्रांसलेशन को जो वो 15 से 20 दिन दें। आप आराम से 2 महीनों में, मैं खुले दिल से कह रहा हूँ कि ग्रामेटिकल पोर्शन में 25 में से 20 नंबर तो ले सकते हैं, लेकिन अगर हम कम भी नंबर कर लें तो आप करेक्शन के 5 में से 4, नरेशन में 4, पंक्चुएशन में 4, ट्रांसलेशन चलें 10 में से 6 नंबर जो है वो ले सकते हैं।
तो ये कुल मिला के आपके बन जाते हैं लेट्स से 18 नंबर बन जाते हैं। और ये वो नंबर है जो कि आप अपनी ग्रामर के ऊपर जो आपकी कमांड है उसको मद्देनजर रखते हुए ले भी सकते हैं। सेकंड चीज जो कि आपने फोकस करनी है रोजाना की बुनियाद पर उसके ऊपर काम करना है, वो ये है कि आपने इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर काम करना है, जो कि 5 में से 3 नंबर आपके हो जाएंगे। अच्छा, इनमें करना ये कि आपने रोजाना 5 से 6 इडियम्स कर लेने हैं और स्लो एंड स्टीडी मैनर में आपने तमाम तर चीजों को ओवरकम कर लेना है। फिर आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, फिर आपके पास नॉलेज ही होती है। वोकैबुलरी भी कर ले, मैं ये नहीं कहता कि वोकैबुलरी को करना नहीं चाहिए, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इवन इफ वोकैबुलरी के आपके 20 नंबर नहीं लगते, यू कैन फेयरली पास दिस पेपर। और स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, फिर ही आप जब आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन ठीक हो जाए उसके बाद आप रिप्रेसिव कॉम्प्रिहेंशन की रूल्स पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें और असेसमेंट करा लें। अब मैं आपको एक वजाहत देना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो कंपोजिशन का पेपर है इसमें आप एक चीज ध्यान में रख लें कि विदाउट इवन वोकैबुलरी के पार्ट के बगैर भी आप अच्छे खासे नंबर जो है वो ले सकते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल ले लें कि ग्रामर में आपने 18 नंबर ले लिए, क्रैमिंग वाले से आपने लेट्स से कितने नंबर ले लिए, क्रैमिंग में आपने ले लिए लेट्स से 15 में से आपने लेट्स से 8 नंबर ले लिए, 20 नंबर अभी हम रहने देते हैं, तो 18 और 8 आपके बन जाते हैं 26 नंबर। और फिर आपने जो है वो 20 नंबर जो स्किल बेस्ड पोर्शन से ले लिए, तो ये बन जाते हैं आपके 46 नंबर, जो कि मेरी पहली बात को अगेन जस्टिफाई करते हैं कि इन इंग्लिश कंपोजिशन पेपर द फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन बट a choice. Yes, Rahman Aslam. Objective General English by S.P. Bakshi. Yes, that's a very wonderful book. अगर आपके पास अभी है तो you can just share here so that other participants can also learn from that. तो पहली चीज आपको पता चल गई कि क्या है कि हम में से अक्सरियत एस्पायरेंट्स की, मैं जब तैयारी करता था जिन्ना लाइब्रेरी या दारुस्सलाम लाइब्रेरी में, तो वन थिंग वाज वेरी प्रेडोमिनेंटली नजर आती थी कि यार सारे लोग वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करते थे। तो आई जस्ट यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द पीपल, सारे लोगों से मैं इंटरैक्ट भी करता था और उन्हें कहता था कि यार आपको प्रेसी नहीं आती, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आती, ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं आता, लेकिन आपका जो ओवरवेलमिंग फोकस है वो है इस बात के ऊपर कि यार आपने काम किस तरीके से करना है, बस क्रैमिंग वोकैबुलरी। नो, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट द एंड ऑफ द डे। उसके बाद आप देख लेते हैं कि इंग्लिश एसे के बारे में जो हमारी असल गुफ्तगू है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, इंग्लिश एसे के जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसमें पहली चीज ये ध्यान में रख लें कि व्हाट मेक्स इंग्लिश एसे डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। हमारे पास 12 सब्जेक्ट्स हैं, 1200 नंबर हैं, तो अंग्रेजी एसे का जो सब्जेक्ट है वो दीगर पेपर से डिफरेंट किस तरीके से है, और फिर जो है कि लेट्स से इसमें क्यों जो एस्पायरेंट्स हैं वो फेल होते हैं। अब इंग्लिश एसे का जो पेपर है ना वो आप समझ लें कि बाकी तमाम तर पेपर से डिफरेंट है मल्टीपल लेवल्स के ऊपर। सबसे पहली जो लेवल है आप जहन में रख लें कि अंग्रेजी एसे का जो पेपर है उसमें जैसे अंग्रेजी वर्ड हमने इस्तेमाल किया तो आपकी अंग्रेजी चेक होती है, ग्रामर आपका चेक होता है। करंट अफेयर्स में अगर आपने एग्जामआर की गलती कर ली, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती कर ली, क्लॉज एनालिसिस की गलती कर ली, तो आई थिंक दैट वुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, एग्जामिनर ये जरूर है कि आपको अंडर मार्क कर लेगा, लेकिन ये कि आपको जो है वो फेल नहीं करेगा मैं इस बुनियाद के ऊपर कि यार आपने ना स्ट्रेटेजिक विजन behind Belt and Road Initiative में ना 2-4 grammatical mistakes की थी, but the same grammatical mistakes would annoy the examiner of English essay। तो आपका अंग्रेजी के ऊपर ना ये जो एरर फ्री लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। सेकंड, अंग्रेजी ऐसे का जो डिफरेंस है वो ये कि यार दीगर पेपर्स में ना आपको सवालात होते हैं 7 और आपको फिर एमसीक्यूज के भी नंबर होते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम इंग्लिश ऐसे की बात करते हैं तो वी ओनली हैव 1 क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। यानी कि आप देख लें कि करंट अफेयर्स में आपके लेट से ठीक है इस्लामियात में या करंट अफेयर या कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, 10-12 एमसीक्यूज ठीक हो गए, 7 में से 3 क्वेश्चन या 2 बड़े जबरदस्त आ रहे हैं तो 2 आपने विद इन एग्जाम रूम जो है वो बना लिए। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश ऐसे। आपको एक ही सवाल होता है और उसके ऊपर आपकी जैसे होता है ना सम ऑफ ऑल द फियर्स, और आपने सम ऑफ ऑल द स्किल्स जो है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती है इंग्लिश ऐसे में। तीसरा एक डिफरेंस जो कि इंग्लिश एसे में और बाकी पेपर्स में ये है,
वो ये कि यार इसका सिलेबस एज सच डिफाइन नहीं है। मसलन बाकी पेपर्स में देयर इज अ रूम फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी कि यार हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इस साल इंडो पैसिफिक रिम के ऊपर क्वेश्चन आना है, इस साल आर्टिकल 370 के रिवो होने के ऊपर क्वेश्चन आना है, वेल इस साल जब होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश एज इट अदरवाइज शुड बी इन अदर सब्जेक्ट्स। तो ये बुनियादी तौर पर चीज है जो कैसे को डिफरेंशिएट भी करती है, और इसी वजह से काफी एस्पायरेंट्स पर इस बात के ऊपर परेशान होते हैं कि यार ऐसे के बारे में जो उन्होंने रीडिंग करनी है वो कहाँ से करनी है, क्या रीडिंग कर, काफी सारे लोग हैं वो फिर कभी ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? अभी आवाज आ रही है? जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट सी दैट। I'm just joining. Okay, I think now it is audible. Thank you. Thank you. Okay, अभी आवाज आ रही है boys? Just Rashid Ahmed and any other said Ijaz Bukhari, Sitten, anyone just clarify if you. गुड, ओके, ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो हमने 4-5 चीजों के ऊपर बात की कि भाई जो इंग्लिश एसे का पेपर है वो दीगर पेपर से जो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो ये है कि इसमें आपकी अंग्रेजी एरर फ्री होनी चाहिए, फिर इसमें आपकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो कम है, फिर एक ही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, और फिर ऐसे इसका जो कंटेंट है वो ऐसा डिफाइन नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो इंग्लिश ऐसे का जो आप समझ लें कि जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर ना, जैसे बनाया हुआ होता है कि पता नहीं क्या हो जाता है इंग्लिश ऐसे का पेपर जब आता है तो क्या लोग डर जाते हैं या पता नहीं क्या सिचुएशन आ जाती है। सो दिस टाइप ऑफ pressure that we have in English essay paper, this is particularly what makes English essay hard। ठीक है, horrible पेपर है जो कि हमने अभी कहा कि yes it is horrible। तो फिर सवाल पैदा होता है कि हम इससे फिर जान कैसे छुड़ाएं ना, यानी इस पेपर को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस पेपर को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? ओके, अच्छा, अब इसके लिए फिर आपको करना ये होगा कि पहले तो ये चीज़ जहन में रख लें कि अंग्रेज़ी ऐसे के बारे में एग्जामिनर रिपोर्ट में एक बात आइडेंटिफाई की गई, कुछ बातें आइडेंटिफाई की गई हैं कि क्यों काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स फेल होते हैं, और मैं किस तरीके से सेशन में उन तमाम तर चीज़ों को आगे लेके चलूँगा। एग्जामिनर रिपोर्ट में कुछ बातें बड़ी ज़बरदस्त आइडेंटिफाई की गई हैं, अगर हम उनके ऊपर बात करें तो पहली चीज़ ये है कि काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनके जो थॉट्स हैं वो कोहेरेंट नहीं होते, ऑर्गेनाइज नहीं होते, वो रेलेवेंट नहीं होते। मिसाल के तौर पर हम बात कर लें, कोहेरेंट से मुराद ये कि यार एग्जामिनर का कहना ये है कि एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि जो जहन में आई बात वो लिख लेते हैं, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, प्रायोरिटाइज सही तरीके से नहीं करते कि कौन सा आर्गुमेंट पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट पहले आना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट पहले को आना चाहिए या बाद में आना चाहिए, या ये जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं या वेरिएबल्स कौन से पहले आने चाहिए, कौन से बाद में आने चाहिए। सो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट्स जो है वो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में फोकस करती है। फिर रेलेवेंसी का बड़ा मसला है, जैसे एग्जामिनर रिपोर्ट में बात आइडेंटिफाई की गई है कि टॉपिक है डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। तो अब एस्पायरेंट्स इसमें क्या लिखते हैं कि ये टेररिज्म है क्या, टेररिज्म के कॉजेज क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और कैसे हम जो है वो टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज के यार आप अंग्रेजी ऐसे में जब जब ज्यादा नाकामी देखें ना तो उसके पीछे मेन एक वजह जो है वो आप जहन में रख लें, वो ये है कि आप जब तक कोहेरेंट नहीं लिखेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं लिखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात रेलेवेंट नहीं लिखेंगे, यू कांट डू एनीथिंग दैट इज वर्चुअली गेम चेंजर एट द एंड ऑफ द डे।
सेकंड, रैंडम थॉट्स विदाउट लॉजिकल रीजनिंग। मसलन आप कह रहे हैं कि जी फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिस्ट वायलेंस इन पाकिस्तान, सो विदाउट एक्चुअली गिविंग द कंक्रीट डेटा to prove that how certain terrorist agencies, how certain let's say terrorist groups have been aligned with certain agencies in the region, RAW, NDA, CIA, etc. तब तक आप जो है वो कोई अच्छा काम यहाँ पे नहीं कर सकते, यानी कि you can't prove anything without providing any tangible data. तो एग्जामिनर रिपोर्ट में ये बात की गई है कि यार एस्पायरेंट्स जो है वो जो एनालिसिस है वो अपनी ठीक नहीं कर रहे हैं, उनके एनालिसिस में मसले हैं, they just fail to justify the topic sentences that is hypothesis from the very outset. Next is के they just lack creativity. क्रिएटिविटी से ये मुराद नहीं कि आपने वहां पे कोई नॉवल लिखना है, क्रिएटिविटी से मुराद ये है कि जो कि मैंने अगली बात में भी लिखा है कि अक्सरियत एस्पायरेंट्स की ऐसी है जो कि रटे रटाए इंट्रोडक्शंस के ऊपर चल रही होती है, रटी रटाई आउटलाइंस के ऊपर चलने की कोशिश कर रही होती है, और मकसद ये होता है कि यार बस किसी तरीके से ना इस पेपर से जान छुड़ा लें, काम मुका लें, हर चीज बेहतर हो जाएगी। हालांकि जो असल बात है वो ये है कि यू मस्ट फोकस, यू नीड टू फोकस कि भाई आपने ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको विद इन एग्जाम रूम में किस तरीके से लिखना है। आप देखें कि एग्जाम रूम के बाहर लोग बातें कर रहे होते हैं कि यार इस साल तो ना वाटर क्राइसिस के ऊपर ऐसे आ जाना है। अब ये जो मसला है ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। PMS 2018 के पेपर दे रहे थे सक्खर में, तो उन दिनों वाटर क्राइसिस बड़े जो है वो सीरियसली चल रहे थे पाकिस्तान में, तो सारे लोगों ने रटा हुआ था ऐसे कि यार इस साल वाटर क्राइसिस के ऊपर आएगा। यकीन कीजिए जब हम अंदर गए तो ऐसे डीमिलिटराइजेशन इज अ की टू ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन, ग्लोबल वार्मिंग की दोनों साइड्स के ऊपर आर्ग्यू करें, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग एंड सो ऑन। और इसमें वाटर यानी कि पानी का एक जो है ना क्या कहते हैं एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं था पेपर में, ना ही एग्जाम रूम में पानी था और ना ही पेपर में पानी था, और सारे लोगों के फिर जो आप कह सकते हैं कि मुंह में पानी था कि यार ये क्या चीज हो गई है। सो ऐसी सूरत हाल में मेजॉरिटी loses its ability to write essay within an exam room because they have a presumption rather कि भाई उन्होंने जो है वो एक उनका ऐसे लग जाना है, बस वो पास हो जाने, और क्रैम्ड अप मटेरियल को लेके चलते हैं जो कि रेलेवेंट नहीं होता। फिर ये कि रिक्वायर्ड लेंथ भी नहीं हो पाती लोगों को। रिक्वायर्ड लेंथ से मुराद क्या है कि यार अक्सरियत एस्पायरेंट्स की हमारी वो भी जरूर है जो कि आप समझ लें कि 6 से 7 पेजेस बड़ी मुश्किल से जो है वो लिख पाती। अब मसला क्या है, मसला यार सिंपल है कि ना तो उन्होंने ऐसे के ऊपर प्रैक्टिस की है, ना ही उन्हें पता है कि आउटलाइन कितनी देर में बनानी है, इंट्रोडक्शन कितनी देर में लिखना है, बर्डन ऑफ प्रूफ अपने ऊपर कितना लेना है, कितना नहीं लेना, कंक्लूजन कैसे कब जो है वो लिखना है, कब उसे जो है वो खत्म कर लेना है। सो मेजॉरिटी के साथ ये मसला है कि वो एक रिक्वायर्ड लेंथ तक जो है वो पूरी नहीं कर पाते। एग्जामिनर्स नेसेसरली गोइंग टू फेल दैट। आखिरी 2 टेक अवेज है उनके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। आउटलाइंस के बारे में एग्जामिनर रिपोर्ट ने बड़ी जबरदस्त बात की गई है कि यार देयर आर आउटलाइंस, दे आर आइदर टू शॉर्ट और अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड और दे आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन द एसे। यानी कि आउटलाइंस में एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, हमारे बड़े जबरदस्त भाई हैं सारे के सारे एस्पायरेंट्स, वो क्या कर लेते हैं कि यार कोई 20 से 25 आर्गुमेंट्स प्रपोज कर लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वो सारा कुछ नहीं लिख पाते और बीच में फिर 2-2 4-4 पैराग्राफ्स ना वो छोड़ देते हैं इस तवक्कल के साथ कि बस अल्लाह गफूर रहीम है, और वो तो यकीनन है कि यार बस एग्जामिनर ये ना नहीं पढ़ेगा, बस अल्लाह करे वो ना पढ़ ले। लेकिन एग्जामिनर जाहिर सी बात है यार ये मुल्क का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो इस तरह के एग्जामिनर तो नहीं पिक एंड चूज किए जाते जो कि अपने काम से भी इतनी हद तक ना वाकिफ हो। तो एग्जामिनर रिपोर्ट में बात की गई है कि भाई आउटलाइंस आर आइदर टू शॉर्ट या फिर वो स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर से मुराद है कि उनके जो एस्पेक्ट्स हैं, उनके जो सब एस्पेक्ट हैं उनमें बड़ा मसला है, और जो फ्रेजिंग है कभी लोग जो है वो फ्रेज फॉर्म में कह रहे हैं, कभी सेंटेंस फॉर्म में कह रहे हैं, लेकिन एक कोहेरेंट फ्रेजिंग नहीं चल रही कि आइदर गो विद द फ्रेज आइदर गो विद द सेंटेंस फॉर्म, ये वाले स्ट्रक्चर के साथ। फिर आखिरी मसला कि प्रूफ रीडिंग लोग नहीं कर पाते, errors related to grammar, punctuation, spelling, doubling of words, etc etc, ये तमाम तो चीजें नहीं हो पाती। तो कीपिंग इन व्यू ऑल ऑफ दीज थिंग हम एक बेसिक क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगर ये इतना ही बड़ा मसला है
तो फिर ऐसे का पेपर आपसे डिमांड क्या चीजें करता है, और वो जो चीजें आपसे डिमांड करता है कि क्या वाकई वो अपने आप में इतनी बड़ी हैं कि आप पूरी नहीं कर सकते, लेट मी टेल यू इट इज नॉट सो। ऐसे आपसे तीन चीजें डिमांड करता है, एक आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तीसरा कंटेंट होना चाहिए। क्या ये इतनी बड़ी मुश्किल है? सर्टेनली नॉट। स्ट्रक्चर में क्या चीजें आएंगी, मैं इस सेशन में आपको बताता चलूं कि हम क्या पढ़ेंगे। हम ये जो 18 से 20 क्लासेस इस सेशन में लेंगे, तो हमारा जो काम करने का तरीका होगा वो क्या होगा। हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि यार एज ए न्यू एस्पायरेंट आप अपना एक्सप्रेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और ये क्लास में फिर दोबारा से आप लोगों को बता दूं कि ये उन हजरात के लिए है जिनकी अंग्रेजी बेयर मिनिमम लेवल तक ठीक है, यानी कि उनके अंग्रेजी के वो मसाइल नहीं है जो कि यूँ समझ लें कि इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और हर अगली दूसरी लाइन में जो है वो मसाइल एग्जिस्ट कर रहे हैं और नो। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट इज के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में भाई ये आपकी 3 से 4 चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले तो ऐसे में आपकी आ जाती आउटलाइन, और हम इस ऐसे के सेशन में अराउंड 40 टॉपिक्स जो हैं उनकी आउटलाइन मेकिंग करेंगे, आउटलाइंस उनके ऊपर बनाएंगे, और वो तमाम तर जो आउटलाइंस हैं वो आपकी असेस होंगी, मैं उनके ऊपर बात करूंगा। सेकंड हम इस सेशन में बात करेंगे कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के डिफरेंट मोड कैसे हैं लिखने के, और कौन सा मोड ये जो है वो बेहतर है, आपको अपनाना चाहिए और उसके ऊपर आपने काम करना चाहिए। मसलन फनल मेथड है, जनरल टू स्पेसिफिक मेथड है, यूनिवर्सल मेथड है, और सबसे बेहतरीन ये जो है वो है आपका एनेक्डोटल मेथड। वो किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से नहीं लिखा जाए, दैट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर ये कि जो बॉडी के पैराग्राफ हैं उनमें आपने किस तरीके से काम करना है। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन आप सब लोगों के साथ वाजे कर लूँ कि ऐसे के पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट करते हैं। इन ऐसे पेपर यू कैन क्रिएट डिफरेंस एट 3 डिफरेंट लेवल्स। 1, आप वो टॉपिक चूज करते हैं जो कि आपकी या तो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होता है, या अगर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ भी है, और फिर वो टॉपिक जो कि कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। 1 नंबर 2, दूसरी सिचुएशन ये कि चले आप वाला टॉपिक 8000 लोग अटेम्प्ट करें, अब आप कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब आप डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं थ्रू योर लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, LOAs जैसे हम कहते हैं। अब इमेजिन कर लेते हैं कि यार 10,000 लोगों ने टॉपिक ही सिलेक्ट कर लिया है कि फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। 10,000 लोगों का पहला आर्ग्यूमेंट भी यही है कि बिकॉज ऑफ द ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर। अब आप कहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर लें, अब आप फिर डिफरेंस क्रिएट करते हैं एनालिसिस के ऊपर। आपने किस मैनर में चीजों को एनालाइज किया है, टेंजिबल बातें आपने की हैं या नहीं की, दैट पर्टिकुलरली मैटर्स। और वहां पे जो है वो आप एक डिफरेंस जो है वो ऐसे के पेपर में क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको जनरली जो एक बात है इंपॉर्टेंट वो अब लाजमी बताना चलूं कि यार आपने करना बुनियादी तौर पर यह है कि इतना कोई बड़ा मुश्किल काम ये नहीं है। आपने ये जो पैराग्राफ राइटिंग के बुनियादी उसूल हैं वो आपने लाजमी सीख होंगे, और फिर आखिर में आपने कंक्लूजन के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेना होगा। तो ये आपका जो ऐसे का स्ट्रक्चर है वो हम इस सेशन में पढ़ेंगे। एंड माय फोकस विल बी, क्योंकि ये 6 बैच है, इससे पहले मैं 5 बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह 5 सक्सेसफुल बैचेस जो है वो पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन। उससे पहले तो माशाल्लाह मैं 2.5 साल पिछले 2.5 साल से ऐसे पढ़ा रहा हूँ, लाहौर में पढ़ाता था। अब ये जो है वो लॉकडाउन की वजह से जो है वो अकेडमीज बंद हुई पड़ी हैं, तो द पीपल हु वर एट लाहौर विद मी would certainly miss the company that we used to have. Inshallah, those days will be revived and I will be Lahore very soon. Particularly हमारी CTP शुरू हो रही है अक्टूबर में, तो इंशाल्लाह हम फिर इकट्ठे होंगे, हम फिर जो है वो साथ साथ होंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज के हम स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैंने आपको बताई कि एग्जामिनर रिपोर्ट में बात की गई है कि यार आपको पता नहीं है कि चीज़ों को किस तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन से आर्गुमेंट्स पहले आने चाहिए, बाद में आने चाहिए, कौन से आर्गुमेंट्स नहीं आने चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कि फिर हम उसके बाद बात करेंगे कंटेंट के ऊपर, कैसे का कंटेंट क्या है, आपने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। All these things actually constitute the part and parcel of this particular session. साथ ही हम ये कर लेंगे कि रेगुलर असेसमेंट आपकी होगी, इसलिए मैंने
की फीस भी मुनासिब रखिए कि 4000 आपके सेशन की फीस है। 5 दिन हफ्ते में क्लासेस होंगी, 20 क्लासेस 4 हफ्ते 1 महीने की हमारी क्लासेस होंगी, और 1000 हमने असेसमेंट का रखा है, यानी कि टोटल 5000 जैसे इसकी फीस होगी। कल से इसकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो एग्जैक्टली 5:30 बजे जो है वो शुरू होंगी जूम क्लाउड मीटिंग के ऊपर। तो आप जो है वो वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप रजिस्टर करा लें अपने आप को, कल जो है वो फीस सबमिट करा लें। इंशाल्लाह वी विल हैव क्लास ऑन द ज़ूम क्लाउड मीटिंग। द गाइस हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्व्स आर मोर देन वेलकम। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम बुनियादी तौर पर रखेंगे अपने पेपर में। The house is open for the questions if any। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लूंगा, आपका जो भी क्वेश्चन है, जो आपका दिल करता है क्वेश्चन है आपका, आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। The house is open for that। कोई सवाल है आप लोगों के? क्या क्या सवाल आते हैं? जस्ट टू लेट मी नो एंड एवरीथिंग विल बी ओके एंड आई एम देयर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस? ओ कम ऑन। करंट अफेयर्स की क्लास होती है तो फिर आप ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जब वैसे की और कंपोजिशन की मैंने क्लास ली है तो फिर आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए, या फिर ऐसा है कि मैंने सारी चीजें जो है वो कर ली हैं डिस्कस। क्रिएटिव कैसे बनाएं? ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ट्राई टू थिंक इन अ डिफरेंट मैनर। और ये है कि आप रटी रटाई चीज़ों के ऊपर काम ना करें। इवन इफ आपका आइडिया वही है, लेकिन आप हर मर्तबा जब उसे लिखें तो नए अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। मुख्तियार का सवाल है कि हाउ टू गैदर डेटा फॉर ऐसे पेपर। यार डेटा गैदर करना बड़ा आसान है। आप ना रिसर्च पेपर्स जो वो फॉलो कर लें। आप 4 से 5 एरियाज हैं, मतलब 8 से 10 एरियाज हैं टोटल, उनमें से पहले 4 से 5 एरियाज के ऊपर काम कर लें। रिसर्च पेपर है, वॉर ऑन टेरर एटसेट्रा, टेररिज्म है, ग्लोबलाइजेशन, फेमिनिज्म, आप इनके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ लें और योर वर्क विल बिकम इजियर। फिर उसके बाद एक फुल लेंथ ऐसे लिखने की कोशिश करें। सेकंड ये कि आप रोजाना की बुनियाद पर अखबार से डाटा कलेक्ट कर लें, एक फैक्ट बुक बना लें या फैक्ट शीट बना लें, जिसमें लैपटॉप के ऊपर या अपनी कॉपी में आप इन तमाम तर चीज़ों को ये जो है वो लिखते जाएं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस साले बड़ा सिंपल है। जस्ट टेक्स्ट मी ऑन द गिवन नंबर। ये जो है वो सेशन में ये दिया गया है, इसी पेज पे ऊपर आप जाके देख सकते हैं। दैट वुड बी सीन। अच्छा, ये जो सेशन है ना वो है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ऐसे का। मैं आपको क्लैरिफाई कर लूँ, कंपोजिशन का पेपर मैं इंशाल्लाह 1 सितंबर को शुरू करूंगा, बिकॉज आई हैव बीन एलोकेटेड इन पुलिस सर्विस। आई हैव अलॉटमेंट पब्लिक एंगेजमेंट्स एज वेल। पब्लिक के साथ रहना होता है, so I'll motivate। थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट। मोहम्मद अकबर का सवाल है कि सर बुक रिकमेंड करें एनालिटिकल स्किल्स के हवाले से। देखें, एनालिटिकल स्किल्स को आप 2 तरीकों से इम्प्रूव कर सकते हैं। करना शुरू कर लें। ग्लोबल वार्मिंग है, पॉपुलिज्म है, फेक न्यूज़ है, डेमोक्रेसी है। जब तक आपकी अपनी राय चीज़ों के बारे में नहीं होगी तब तक नहीं होगी। सेकंड ये कि आप ना इसको हल कर सकते हैं gathering knowledge from let's say video lectures on YouTube, short videos आप देख लें। उसके बाद रिसर्च पेपर्स पढ़ लें। उसके बाद जो सिलेक्टिव रीडिंग्स हैं किताबों की वो कर लें। और यही रीडिंग आपके राइटिंग को एट द एंड ऑफ द डे इम्पैक्ट करती है। हकीमुल्लाह अचकज़ई का सवाल है कि सर मुख्तलिफ के कार इंट्रोडक्शन के बेस्ट कौन सा है? बेस्ट सब में से एनेक्डोटल है। एनेक्डोटल का कोई नेमल बदल ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है। लेंदी ऐसे इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द इजियर इट विल बी। के हाउ टू प्रैक्टिस है कि आप जब शुरू में ऐसे राइटिंग कर लेना तो आप टाइम बाउंड ना करें अपने आप को। एन मुमकिन है कि आप ये जो है वो पहला ऐसे अटेम्प्ट कर ले, 4 घंटे ले ले, 5 घंटे ले ले, 6 घंटे ले ले, लेकिन ग्रेजुअली जो आप अपना टाइम है वो रिड्यूस करते जाएं। लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लिखते जाएं। आप लिखेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं होगा।
सिप्तेन उसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, और दूसरी किताब है आर.एस. अग्रवाल की, वो आप पढ़ लें। जैसे प्रेसी है तो फिर उसके लिए ढिलन की बुक पकड़ लें। मिनिमम लेंथ सिद्दीक अकबर ऐसा ये कि यार आपने अगर 10 पेजेस का भी लिखा है ना तो दैट वुड बी ओके। ऐसे भी लोग हैं जो कि 9-10 पेजेस लिख के पास हुए, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऐसे के पेपर में शीट लगाई है लेकिन दे हैव फेल्ड। अच्छा, राहिल का क्वेश्चन ये कि 10 दिन में पीएमएस है तो हम ऐसे उर्दू और इंग्लिश ऐसे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आई कैन रिकमेंड यू कि यार आप ना अल्टरनेट डेज के ऊपर ना ऐसे लिखें। द मोर यू राइट द इजियर इट वुड बी फॉर यू टू अटेम्प्ट ऐसे इन द एग्जाम रूम। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कर लें कि सुबह 9 बजे उठ के आउटलाइन बनाना शुरू कर लें, देखें कि आप आउटलाइन में कितना टाइम लेते हैं, फिर आप इंट्रोडक्शन का टाइम चेक कर लें, फिर आप फुल लेंथ ऐसे का जो टाइम है वो चेक कर लें। इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी देर में टॉपिक ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप में क्लैरिटी ऑफ थॉट है या नहीं, आपको पता चल जाएगा कि आपके आर्गुमेंट्स की स्ट्रेंथ है या नहीं, और आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि वेदर और नॉट दिस इज टफेस्ट फॉर यू। तो आप अल्टरनेट डेज के ऊपर प्रैक्टिस कर लें, एक दिन उर्दू एक दिन अंग्रेजी। आप एक दिन में भी कर सकते हैं क्योंकि अक्सरियत का फेल होने के जो चांसेस हैं वो तो अंग्रेजी ऐसे में ही है, बाकी पेपर्स में 12 लोग पास। बॉडी ऑफ पैराग्राफ, थैंक्स बॉडी टेंजिबल डेटा उसमें इनकॉर्पोरेट करें, अच्छे तरीके से उसे कंक्लूड कर लें। बाकी मैं फिर आपको बताता जाऊंगा जैसे ही हम कल से सेशन को आगे लेके जाएंगे। सैफ अल इकबाल ऐसे बिगनर के लिए आप फिर ये सेशन ज्वाइन कर लें। मैं तो आपको यही रिकमेंड कर लूंगा यार, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप ना पहले लर्न कर लें कि ये जो चीज़ें आपने लिखनी है वो कौन सी हैं कौन सी नहीं है, लिखना कैसे, पैराग्राफ राइटिंग के बुनियादी उसूल क्या हैं, आउटलाइन मेकिंग क्या है, और साथ ही उसके असेसमेंट करा लें। आउटलाइन रेलेवेंट होनी चाहिए आपकी। आप इस हमारे पेज पे चले जाएंगे तो मेरी 2018 और 19 की आउटलाइंस पड़ी हैं, दैट विल बी टॉर्च पीरियड फॉर यू। रहमान खान, थैंक यू। रशीद अमन, यार थीसिस स्टेटमेंट बिल्कुल मैटर करता है, सिंस दिस इज पार्ट ऑफ द एसे, इट मैटर्स। Ayaz Hussain, we can't predict that topic. It is folly to be wise in this situation. हादिया, आप ये है कि पॉलिटिकल साइंस रख लें, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रख लें, और उसके बाद फिर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक एड रख लें, जनरल स्टडीज़ और कोई लैंग्वेज रख लें। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, मंसूर। कल क्लासेस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अभी के सेशन को यहाँ में एंड करने जा रहा हूँ। कल हमारी क्लासेस होंगी जूम क्लाउड मीटिंग के ऊपर, यू कैन रजिस्टर योरसेल्व्स, और फिर हम वहाँ पे जो इंग्लिश ऐसे सेशन है उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करते जाएंगे। स्टे ब्राइट, स्टे हैप्पी। आई जस्ट एंजॉयड द मैनर you participated in this session, you asked questions and so on. So welcome to the session. मंसूर, मैंने बता दिया कि आप आर्गुमेंटेटिव को अप्रोच कर लें, दैट वुड बी बेटर। ठीक है। सो ऑन दिस नोट वी एंड टुडेज सेशन, ऑनलाइन सेशन। हम 2-4 दिन के बाद इंशाल्लाह एक नया सेशन रख लेंगे पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के ऊपर ना। मेजॉरिटी को इसमें बहुत मसला है, सो इंशाल्लाह दैट वुड बी गुड स्ट्रैटेजी, हम सब लोगों के लिए आसानियां पैदा कर लेंगे इसके लिए। On this note, we end our today's English essay session online. See you tomorrow at 5:30 to 6:30 at Zoom Cloud meeting. Contact me on WhatsApp on the given number. Thank you so much.